हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स। टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर। आइए हम समझ लेते हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है। देखिए, जो ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है, आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में से कौन सी करंट बहती है? एसी करंट बहती है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है जो धारा को कम या क्या करता है, अधिक करता रहता है। ठीक है, तो आइए इसके विषय में हम पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ाया या क्या किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। या तो हम धारा को बढ़ा सकते हैं या तो धारा के घटाने का काम करता है। क्या करता है? ट्रांसफार्मर जो होता है वो या तो धारा को बढ़ाता है या तो धारा को क्या करता है, घटाने का काम करता है। ट्रांसफार्मर का यही काम है। ठीक है, ये हमारे ट्रांसफार्मर की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर देखेंगे कि आप ट्रांसफार्मर से तार जोड़कर घरों में हम धाराओं को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। और आप ये देखते होंगे कि ट्रांसफार्मर हमारे गांव में, घरों में, ये ट्रांसफार्मर की जो आकृति होती है छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। ट्रांसफार्मर छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। हमें जितने लाइट की ज़रूरत होती है, यानी जितना हमें करंट सप्लाई करना पड़ता है, हम ऐसे ही ट्रांसफार्मर का करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ट्रांसफार्मर होता है, आपने ये देखा होगा कि ट्रांसफार्मर से खंभों के माध्यम से जो तार जुड़े होते हैं वह बहुत दूर दूर तक देखते हैं कि धारा को लेकर जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मर जगह जगह पे, कहीं छोटे ट्रांसफार्मर तो कहीं बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। आपने ट्रांसफार्मर के विषय में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, यह ऐसी युक्ति है जो क्या धारा को घटाता और क्या करता रहता है, बढ़ाता रहता है। आइए अगला, ये तो हमने ट्रांसफार्मर के विषय में समझ लिया। अब हम इसके देखते हैं संरचना, ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है। ठीक है, ये देखिए ट्रांसफार्मर। आप लोगों ने ट्रांसफार्मर को बाहर से तो देखा ही होगा। ये ट्रांसफार्मर की अंदर की संरचना है। ठीक है, यहाँ से देखिए ऐसी करंट बह रही है, निवेशी धारा। यहाँ से धारा को क्या करे, यह धारा बढ़ रही है। ठीक है, निवेश कर रही है। अब आपने अंदर से, जो अंदर होता है ट्रांसफार्मर के, कुछ इस तरह से लगे हुए रहते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक, इधर से देखिए प्राथमिक कुंडली है, इधर से धारा प्रवाहित हो रही है। और देखिए, ये देखिए इधर से तार लगे हुए हैं, ये द्वितीय कुंडली है जिससे तार, ये छोटे छोटे देखेंगे तो ये क्या लगे रहते हैं, छोटे छोटे पट्टियाँ लगी रहती हैं। ठीक है, यह क्रोड की छोटी छोटी क्या लगी रहती है, पट्टियाँ लगी रहती हैं। जो इसमें आप देखेंगे तो ये नर्म, एक इसकी होती हैं, ये नर्म होती हैं, एक इस नर्म लोहे की होती हैं। देखिए दोस्तों, इधर से धारा प्रवाहित हो रही है, यानी इधर से धारा आ रही है। अब देखिए ये प्राथमिक कुंडली है और कुंडली से जब धारा निकल रही है तो ये द्वितीय कुंडली में प्रवेश कर रही है। तृतीय कुंडली से प्रवेश करने के बाद यह का निर्गत धारा के रूप में ये देखिए बाहर की तरफ निकल जा रही है। ठीक है, इधर से हम तार जोड़ के अपने धारा को प्रवाहित कराते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो क्या है कि यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, जो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, यह किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? जो हमारा ट्रांसफार्मर है दोस्तों, यह अन्योन के सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है, यह अन्योन के सिद्धांत पे कार्य करता है। आइए ट्रांसफार्मर के हम मुख्य भागों के विषय में पढ़ लेते हैं। जो ट्रांसफार्मर होता है, इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। ठीक है, मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, आइए हम इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दोस्तों देखिए, ट्रांसफार्मर के मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन सी? पटलित क्रोड, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। ठीक है, पटलित कोड के विषय में हमने अभी बताया कि ये देखिए ट्रांसफार्मर में ये छोटी छोटी पतली कोड लगी रहती है। ठीक है, ये प्राथमिक कुंडली है और यह द्वितीय कुंडली है और यह क्या है, यह निर्गत है जिधर से धारा निकल रही है। ठीक है दोस्तों, आइए इसके विषय में हम पढ़ ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया पटली क्रोड में नर्म लोहे की पतली पतली क्या होती हैं, पट्टियों को एक के ऊपर एक रख कर। ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो ट्रांसफार्मर में ये जो लगा हुआ है, ये पटली कोड लगी हुई हैं, ये एक के ऊपर एक इस तरह से रखी होती है, एक के ऊपर एक इस तरह से रखी होती है। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये एक के ऊपर एक लगी है। ठीक है, जिसको हम किसकी सहायता से जोड़ते हैं, बार्निश द्वारा। ठीक है, इसको हम बार्निश के द्वारा, यहाँ पे देखिए जिस
रखकर वार्निश द्वारा पृथक किया जाता है। इस क्रोड के एक और क्या होता है, प्राथमिक कुंडली, एक और क्या लगा देते हैं, प्राथमिक कुंडली। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक तरफ क्या लगा दिए है, प्राथमिक कुंडली, और दूसरी तरफ क्या लगा दिए हैं, द्वितीय कुंडली लगा दिए हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तथा दूसरी ओर द्वितीय कुंडली होती है। एक तरफ क्या होती है दोस्तों, प्राथमिक कुंडली, और दूसरी तरफ क्या होती है, द्वितीय कुंडली होती है। प्राथमिक कुंडली का संबंध प्राथमिक स्रोत से तथा द्वितीय कुंडली का संबंध ग्राही स्रोत से होता है। ठीक है, अर्थात द्वितीय कुंडली से निर्गत विद्युत बल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, निर्गत विद्युत बल प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आपने अभी देखा कि कुंडली की एक तरफ प्राथमिक कुंडली लगी रहती है और दूसरी तरफ जो ट्रांसफार्मर होता है, एक तरफ प्राथमिक कुंडली लगी होती है और दूसरी तरफ क्या लगी रहती है, द्वितीय कुंडली लगी रहती है। तो आप देखते होंगे कि धारा जब बह रही है, जैसा कि आपको ट्रांसफार्मर में हम दिखा दे रहे हैं चित्र में, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ प्राथमिक कुंडली लगी हुई है, यहाँ द्वितीय कुंडली लगी रही है, और इधर से देखिए धारा बह रही है, इधर निर्गत धारा क्या हो रही है, यहाँ से धारा बाहर निकल रही है, जो हमारे घरों में पहुंचाई जाती है। छोटे छोटे गांवों में, शहरों में धारा इधर से ट्रांसफार्मर से, इधर से एसी इधर से प्रवाहित होती है, प्राथमिक कुंडली से होती हुई द्वितीय कुंडली से निकलती हुई या निर्गत धारा के रूप में बाहर चली जाती है, जो गाँवों शहरों में पहुंचाई जाती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार। देखिए ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, आइए ऊंचाई ट्रांसफार्मर के विषय में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह विभव का मान क्या करता है, बढ़ाता है। यह विभव का मान हर समय क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, बढ़ाता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में द्वितीयक की अपेक्षा क्या होती है, फेरों की संख्या कम होती है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा प्राथमिक कुंडली में द्वितीय कुंडली की अपेक्षा क्या होती है, फेरों की संख्या अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए प्राथमिक कुंडली, देखिए आपको चित्र के माध्यम से दिखा दे रहे हैं। देखिए प्राथमिक यानी ये जो इसमें रहेगा, इसमें फेरों की संख्या अधिक रहेगी और इसमें फेरों की संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या रहेगी, अधिक रहेगी, और इसमें फेरों की संख्या क्या रहेगी। इस प्रकार की कुंडली को हम क्या कहते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। यह विभव का मान क्या करता है, बढ़ाता रहता है। यह विभव का मान क्या करता है, बढ़ाता है, तथा इसमें प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली की अपेक्षा फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। अब आइए इसमें देखिए, इसमें फेरों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। बात करते हैं, देखिए क्या दिया है दोस्तों यहाँ पे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। यह ठीक है, यह हम पढ़ रहे हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर के विषय में। यह विभव का मान क्या करता है, घटाता है। यह विभव का मान क्या करता है, घटाता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में द्वितीय कुंडली की अपेक्षा फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। इसमें फेरों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, और उसमें फेरों की संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसके थोड़ा कार्य विधि के विषय में पढ़ लेते हैं। इसकी कार्य विधि क्या होती है, या कार्य कैसे करता है। ठीक है, आइए दोस्तों हम थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, NP है। ठीक है, माना, ये दोस्तों कार्य विधि में हम देख लेते हैं। माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, NS है। ठीक है दोस्तों, NS है। आइए आगे थोड़ा सा और लिख लेते हैं। आइए दोस्तों इसको समझ लेते हैं। प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल EP, ठीक है, EP बराबर -NP d∅/dt। यह आया कहाँ से, देखिए क्या होगा, जब धारा बहेगी, जब आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में जब धारा बहती है, मतलब धारा बहेगी, तो उसके आसपास क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा। फ्लक्स परिवर्तन हमने पढ़ा है, तो हमने फ्लक्स परिवर्तन E बराबर पढ़ा है -d∅ में क्या पढ़ा है, dt पढ़ा है। ठीक है, ये पढ़ा है। तो यहाँ फेरों की संख्या क्या हो रही है, NP। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में कुछ धाराएं अभी बह रही थी। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या थी, हमने NP लिया था। तो ये देखिए EP, ठीक है, इक्वल टू -NP d∅ में क्या, dt। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं।
ये हमने प्राथमिक कुंडली के निकाला। अब निकालेंगे द्वितीय कुंडली के लिए वाहक विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो ई एस इक्वल टू एन एस माइनस क्या हो जाएगा, एन एस डी फाई बटे में क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर सेकेंड और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का हम क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ करेंगे ई पी बटे में ई एस इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई बटे में डी टी और टोटल के बटे क्या हो जाएगा, ई एस की वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया है। तो यहाँ करेंगे माइनस एन एस डी फाई बटे में क्या, डी टी। देखिए डी फाई से डी फाई कैंसिल, डी टी से डी टी कैंसिल, हमारा यहाँ क्या बच गया, ई पी बटे में ई एस इक्वल टू माइनस एन पी बटे में क्या, माइनस एन एस। यहाँ से हम माइनस को माइनस से काट दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो निकल के आएगा वह क्या निकल के आएगा, ई पी बटे में ई एस इक्वल टू एन पी बटे में क्या, एन एस। हम इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर जो हमारा निकल के आया वो कितना आया, 3 आया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम निकालेंगे किसके लिए, आदर्श शक्ति के लिए। आदर्श शक्ति के लिए कुछ कंडीशन होते हैं। तो कंडीशन में हमें क्या याद रखना होगा, निवेश शक्ति। क्या लिखना होगा, निवेश शक्ति। ठीक है, निवेश शक्ति जो होता है वो दोस्तों निर्गत शक्ति के, किसके, निर्गत शक्ति के बराबर होता है। ठीक है, किसके, निर्गत शक्ति के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये हमें कंडीशन याद रखना है। तो यहाँ हम करेंगे दोस्तों निवेश शक्ति। ठीक है, यहाँ पे करेंगे ई पी आई पी बराबर, ठीक है, ई एस और यहाँ पे क्या, आई एस। ठीक है, ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीय कुंडली, फिर अब ये क्या है, आई पी, ये धारा बह रही है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब इसको हम दोस्तों क्या कर लेते हैं, ई पी बटे में आई पी, ई पी बटे में आई पी इक्वल टू क्या हो सकता है, आई एस बटे में आई पी। यहाँ पे हम कर दे रहे हैं आई पी। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ई पी बटे में क्या हो जाएगा, ई एस। ठीक है, ई पी बटे में क्या हो जाएगा, ई एस। ठीक है, ई पी बटे में ई एस। ये मान लीजिए हमारा समीकरण नंबर जो निकल के आया, ये हमारा समीकरण नंबर क्या निकल के आया, ये हमारा समीकरण 4 निकल के आया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए समीकरण किससे, 3 व किससे, 4 से। समीकरण 3 व समीकरण 4, समीकरण 3 व 4 से क्या होगा, ई पी बटे में ई एस इक्वल टू एन पी बटे में एन एस इक्वल टू आई एस बटे में आई पी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा निकल के आ गया। ये हमारा क्या निकल के आया, नियतांक। ठीक है, नियतांक। आइए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं उपयोग। क्या, ट्रांसफार्मर के उपयोग। अब इसका क्या उपयोग है आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका उपयोग है, पहला उपयोग क्या है। ठीक है, आइए दोस्तों इसका उपयोग समझते हैं। देखिए पहला उपयोग क्या है, एसी धारा को दूर स्थान तक भेजने में। ठीक है, एसी धारा को यह दूर स्थान तक क्या करता है, भेजता है। जैसा कि आप देखते होंगे
कि हमारे गाँव में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, आप देखेंगे जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, कुछ ट्रांसफार्मर छोटे छोटे होते हैं, कुछ ट्रांसफार्मर बड़े बड़े होते हैं। जहाँ पे जिस ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है हम उस ट्रांसफार्मर को लगाते हैं। तो ट्रांसफार्मर के द्वारा जो होता है धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, लेकर जाया जाता है। ठीक है, कौन सी धारा को, AC करंट को। अब देखिए दूसरा जो होता है वह होता है वेल्डिंग कार्य में। ठीक है, दूसरा जो होता है वेल्डिंग कार्य में। आप कभी देखे होंगे कि जो वेल्डिंग का कार्य होता है, जब वहाँ पे धारा की ज़रूरत होती है तो वेल्डिंग कार्य में भी क्या करते हैं, ये ट्रांसफार्मर लोग लगाते हैं। ठीक है, आइए अब इसका हम तीसरा उपयोग पढ़ लेते हैं, ये जो थर्ड उपयोग है। ठीक है, तीसरा उपयोग इसका क्या है, टेलीविज़न में क्या करते हैं, टेलीविज़न में, रेडियो में और मोटर में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, टेलीविज़न में आप कभी टेलीविज़न देखेंगे तो टेलीविज़न में देखेंगे तो छोटे छोटे लगे रहते हैं ट्रांसफार्मर। और रेडियो में भी आप देखेंगे तो जब रेडियो को खोलते हैं, ठीक है, बनाने वाले लोग जब इसको रेडियो को खोलते हैं या आप भी खोलेंगे तो जो इसको प्लेटें होती हैं, प्लेटों में आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ठीक है, ये मोटर आप देखेंगे तो मोटर की जब प्लेटों को आप खोलेंगे तो मोटर में भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ठीक है, तो ये इसका उपयोग हो गया। उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। ठीक है, ये हमारा जो ट्रांसफार्मर था इस तरह से कार्य करता है, इसके उपयोग, इसकी कार्यविधि और ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसका चित्र संरचना सब हम लोगों ने देख लिया। तो इसमें अब किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यह हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यह परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। परीक्षाओं में ये पूछ दिया जाता है, बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर का संरचना लिखिए, इसके कार्यविधि के विषय में बताइए और इसका उपयोग बताइए। ये विभिन्न चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।